तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। ठीक है। बंगाल जो था वो एक इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम था अंडर पाला रूलर्स 8वीं शताब्दी में, और सेना रूलर्स के अंतर्गत वो शामिल हुआ 12वीं शताब्दी में। ये दिल्ली सल्तनत की ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस थी। लॉन्ग डिस्टेंस, अनकंफर्टेबल क्लाइमेट एंड पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है, एज मच ऑफ इट्स कम्युनिकेशन डिपेंडेड ऑन वाटरवेज, इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द दिल्ली सल्तनत कि वो इस प्रोविंस को कंट्रोल कर सके। वो अलग बात है कि बंगाल जो है उसका एनेक्सेशन हो गया था दिल्ली सल्तनत रूलर्स के द्वारा, बट अ नंबर ऑफ टाइम्स इट गेन इट्स इंडिपेंडेंस। उसने आज़ादी भी बार बार पा ली थी दिल्ली सल्तनत वालों से। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास के पन्ने घुमाने पर हमें पता लगता है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, मोहम्मद बिन बख्तियार ही एनेक्स बंगाल टू द कॉन्कर टेरिटरीज ऑफ मोहम्मद गोरी। लेकिन इसकी डेथ के बाद हिज सक्सेसर्स डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल। बाद में बलबन जो था ही फोर्स द बंगाल टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ दिल्ली एंड अपॉइंटेड हिज सन बुगरा खान एज इट्स गवर्नर। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद ही डिक्लेयर्ड हिज ओन इंडिपेंडेंस। तो घियासुद्दीन तुगलक जो है, he tried to resolve this problem by partitioning Bengal into three administrative divisions, independent three administrative divisions: लखनौती, सतगांव और तीसरा सोनारगांव। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही थी, इनका एनेक्सेशन होगा और ये अपने आप को फिर आज़ाद करवाने की जद्दोजहद में जुट जाएंगे बंगाली रूलर्स। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें अगर हम लोग, ही ट्राई टू कंट्रोल बंगाल, बट 1338 में ये काफी बिजी चल रहा था सल्तनत के और हिस्सों में जो रेबिलियन हो रही थी उसको सप्रेस करने में। तो बंगाल जो है, बंगाल कट ऑफ इट्स कनेक्शन विद दिल्ली। फाइनली 14वीं शताब्दी से 14th सेंचुरी से सब कुछ शांत हो चुका था। बार बार बंगाल के ऊपर जो कब्जा करा जा रहा है, फिर वो आजादी करवा रहा है अपनी, फिर कब्जा करा जा रहा है, फिर वो आजादी करवा रहा है अपनी। दिल्ली सल्तनत रूलर्स के टाइम पर 14वीं शताब्दी में सब कुछ शांत हो गया था एंड बंगाल फाइनली इमर्ज एज इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। 1342 में वन ऑफ द नोबल्स हाजी इलियास खान ही यूनाइटेड बंगाल। अब ये यूनिफिकेशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो, घियासुद्दीन तुगलक जो है उसने क्या करा था, बंगाल का पार्टीशन कर दिया था इनटू 3 प्रोविंसेस, 3 टेरिटरीज, लखनौती, सतगांव एंड सोनारगांव। लेकिन हाजी इलियास खान ने बंगाल को यूनाइट करा था एंड बिकेम इट्स रूलर, और इसने इलियास शाह डायनेस्टी की नींव रखी थी यहां पर बंगाल के अंदर, ईस्टर्न इंडिया में। इसको बंगाल सल्तनत भी कहा जाता है। बंगाल सल्तनत जिसका रूल हमें देखने को मिलता है लगभग 125 सालों तक। इट इस्टेब्लिश द इलियास शाह, बंगाल सल्तनत इस्टेब्लिश बाय इलियास शाह, इट इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इलियास शाह उसके जो सक्सेसर थे, इन्होंने इंडो आर्यनाइजेशन को अडॉप्ट करा था एंड दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू बंगाली कल्चर एंड सोसाइटी। इनका ये जो किंगडम था, इट वाज अ मेल्टिंग पॉट फॉर माइग्रेंट्स, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोगों का आदान प्रदान यहां पर होना, उनको मिक्स करना, उनको अमेलगेमेट करना और बंगाली रीजन को एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी बनाना। तो फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि सेंट्रल एशिया, अरेबिया, एंड इट प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बंगाली मुस्लिम सोसाइटी। पांडुआ एंड गौर जो कैपिटल रह चुकी थी बंगाल की, यहां पर बड़ी सारी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती थी इस जमाने में। पर्शियन जो थी यहां पर मेन लैंग्वेज थी हुकूमत की, लेकिन बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। एक कवि था यहां पर, मालाधार बासु, ही वॉज द कंपाइलर ऑफ श्री कृष्ण विजय। ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय सुल्तान्स एंड वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ गुणराज खान। गुणराज खान, इसका जो बेटा था, his son was honored with the title of इसका जो बेटा था, इसके बेटे को, ये जो मालाधार बासु की बात हो रही है यहां पर,
His son was honored with the title of, ये पेज नंबर 32 और ये 33, हाँ ठीक है, सत्यराज खान। सत्यराज खान बाद में एक और प्रोमिनेंट डायनेस्टी हुसैन शाही डायनेस्टी जो है, इट केम इन बंगाल रीजन एंड आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 44 years बंगाल केम अंडर द अथॉरिटी ऑफ शेर शाह सूरी। ये होगा मुगल एम्पायर के टाइम पर, जब एक गैप आ जाएगा। शेर शाह सूरी ने किसको खदेड़ फेंका था मुगल एम्पायर के तख्त से? हुमायूं को। He was one of the most able Sur rulers who even ousted the Mughal ruler Humayun from Delhi, और इसने सुर डायनेस्टी की स्थापना करी थी। शेरशाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की नींव को कौन अपनी हुकूमत का पार्ट बनाता है? कौन नहीं चिढ़ा था उससे? वेरी गुड। मैंने बताया था ना आपको, अकबर काफी ज्यादा टॉलरेंट रीलर था इस बात को लेकर के, हालांकि उसके बाप को उससे जुदा रहना पड़ा इस कुत्ते की वजह से, शेरशाह सूरी की वजह से, लेकिन फिर भी अकबर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अपने एडमिनिस्ट्रेशन की झलक देता है ना। हाजी शम्स उद्दीन इलियास खान 1342 to 1357 CE. He was the founder of Ilyas dynasty. His most important legacy is that he unified the independent kingdom of Bengal. इसने अपने डोमिनियंस को एक्सटेंड करा इन द वेस्ट फ्रॉम तिरोड टू चंपारण एंड गोरखपुर एंड फाइनली टू बनारस। इसकी लड़ाई भी होती है फिरोज शाह तुगलक के साथ, और इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक जो है उसने चंपारण और गोरखपुर के ऊपर कब्जा करा था, और बंगाली कैपिटल जो थी पंडुआ या पांडुआ उसको भी छीन लिया था। एंड फिरोज शाह तुगलक फोर्स इलियास शाह टू सीक शेल्टर इन द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ इकदला। इलियास शाह को ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी फिरोज शाह तुगलक के साथ, और इस ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिवर कोसी को एक बाउंड्री लाइन एक्सेप्ट करा गया था इन दो किंगडम्स के बीच में, कि तुम्हारा किंगडम इसके पीछे रहेगा और उसके पीछे उसके आगे रहेगा हमारा किंगडम। जब इलियास शाह डायनेस्टी के रूलर्स के फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस नाउ विद दिल्ली, इलियास शाह वाज enabled to extend his control over the kingdoms of कामरूप, असम तक अपने रूल को लेकर गया। यहां पर याद रखना बंगाल की पूरी बात हो रही है, उसके आगे असम तक वो अपने रूल को लेकर गया। He tried to annex Bengal and raided Odisha, Tirut division and forced them to pay tribute. बिहार मतलब तिरोड डिवीजन जो है वो बिहार के अंदर है। His campaigns were thus considered world conquering in the context of medieval Bengal, and Ilyas Shah has been described as the Bengali equivalent to अलेक्जेंडर या फिर नेपोलियन। ये काफी पॉपुलर रूलर था, एंड ही ऑर्गेनाइज एन इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर से, धर्मों से एसोसिएटेड थे। ये उनको ऑफिसर्स और अलग अलग हुकूमत के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, उनको ये बनाता था। मतलब काफी ज्यादा इसका डाइवर्सिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इट इज सेड दैट when Firoz Shah Tughlaq was as Pandua, he tried to win over the inhabitants of the city to his side. मतलब उसने अपनी साइड वहां के लोगों को, जनसंख्या को जोड़ने की कोशिश करी by giving them liberal grants of land to the nobles, the clergy and other deserving people. लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से फिरोज शाह could not succeed. हाजी इलियास शाह, he died in 1357 CE and his son सिकंदर शाह वो गद्दी पर बैठता है। इसके टाइम पर फिरोज शाह तुगलक जो है उसने फिर से बंगाल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी, बट सिकंदर शाह फॉलोड द टैक्टिक्स ऑफ हिज फादर एंड रिट्रीटेड टू इकदला। फिरोज शाह तुगलक एक बार फिर से फेल हो गया और उसको वापस जाना पड़ा बंगाल रीजन से। इसके बाद बंगाल वॉज लेफ्ट अलोन फॉर अबाउट 200 years, और उसका दोबारा फिर से इन्वेजन नहीं हुआ टिल 1538 CE, आफ्टर मुगल्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर पावर एट दिल्ली। Ghiyasuddin Azam 1319 to 1411 CE. He was one of the important rulers of Ilyas Shah dynasty, जिसको काफी ज्यादा प्यार था न्याय से। It is said that एक बार की बात है, he accidentally killed a son of a widow. एक विधवा औरत के बेटे को उसने मार दिया था। Who filed a complaint with काजी। सुल्तान खुद गया था कोर्ट में, हम्बल तरीके से अपियर्ड हुआ
and paid fine imposed by the Qazi. At the end of trial, Ghiyasuddin Azam told the Qazi that he not discharged his duties honestly, and he would have had him beheaded. अगर आप चाहो तो आप मेरा सर भी कलम कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाया. देख रहे हो, कभी करेगा कोई राजा ऐसा? तो आजम जो है, ये ऐसे एग्जांपल्स आप ना एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड वाले पेपर में, जीएस पेपर 4 में यूज कर सकते हो. जैसे ये देख रहे हो, ही वॉज नोन फॉर हिज लव फॉर जस्टिस. ठीक है, और आपने इसको ये देखा ही है. यहां पर देखो, टू 2017 का आप ये सोशियोलॉजी का जीएस पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन देखो. जब बात ना जीएस पेपर 1 की आती है, तो आपको किसी ने रोका नहीं है कि अगर वो सोसाइटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जीएस पेपर 2, 3, 4 से भी आंसर्स लेकर आ सकते हो अपने. और जीएस पेपर 1 में तो हिस्ट्री भी है, आप वहां से भी तो चीजें डिराइव कर सकते हो. 2017 का आप ये क्वेश्चन देखो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड. नहीं, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला. द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव. उस टाइम पर काफी ज्यादा इंटॉलरेंस का माहौल चल रहा था हमारे इंडिया में. ये सबरीमाला इशू, हाजी अली दरगाह इशू, शनि शिंगड़ापुर इशू और जलीकट्टू का इशू, बहुत कुछ चल रहा था हमारे देश में और इंटॉलरेंस का माहौल बन गया था. यूपीएससी ने यू टर्न मारा. उसने क्या पूछा? द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स. कीवर्ड टॉलरेंस, लव, इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. एक और कीवर्ड, फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, यानी कि एंशिएंट से लेकर आपको कंटेम्पररी तक कुछ कुछ एग्जांपल देकर अपनी बातों को जस्टिफाई करना था. बट इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट एट द प्रेजेंट. जैसा कि मैंने आपको बोला, एट वेरी अर्ली टाइम्स यानी कि एंशिएंट टू कंटेम्पररी टाइम्स. इलेबोरेट. यहां पर एक एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ कहां गया ये लव वाली बात. राजा खुद ऐसा कर रहा है, दिल में दया भावना है, तभी तो ऐसा कर रहा है ना ये. और यहां पर आप मल्टीपल एग्जांपल दे सकते हो. आप अकबर का एग्जांपल दीन इलाही का दे सकते हो, बहुत सारे रूलर्स का दे सकते हो. टॉलरेंस के कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो कि कैसे मुसलमान रूलर्स ने हिंदू रूलर्स को, हिंदू लोगों को इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बनाया. हिंदू किंगडम में कैसे परमिशन आपको मिलती है कि आप अलग अलग जमाने में मस्जिद का निर्माण कर सकते थे मुसलमान रूलर्स. ये सारी चीजें आप लिख सकते हो यहां पर. तो यूपीएससी हमेशा एक स्टेप बियॉन्ड सोचता है. जैसे शादी आजकल एक मजाक बनकर रह गया है, लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना या फिर किसी और की तरफ ओरिएंट हो जाना. तो यूपीएससी ने क्या पूछा? क्या शादी अब वो एक पवित्र बंधन रह गया जैसा कि वो पहले था? इस साल का क्वेश्चन था ये, 2023 के मेंस का. तो आजम, he was a learned man and had close relations with the famous learned men of his times, including the famous Persian poet हाफिज ऑफ शिराज. इसके काफी अच्छे रिश्ते भी थे चाइना के साथ. And a prosperous trading relationship existed between Bengal and China during his reign. The port of Chittagong, Bangladesh वाली जगह पर, it was an important trading center. He also sent and received Chinese envoy और चाइना के राजा की रिक्वेस्ट पर आजम also sent Buddhist monks to China. यहां पर हमें छोटा सा कार्यकाल हिंदू रूल का भी देखने को मिलता है बंगाल में अंडर राजा गणेश 1414 to 1435 CE. But later the rule of Ilyas Shahi dynasty was restored by Nasiruddin Mahmud Shah and his successors from 1435 to 1487. However, for a short period of 70 years, Habshish came to rule over Bengal, who were then overthrown by
Alauddin Hussain Shah, and he later proved to be one of the most remarkable rulers of Bengal. बात करें अगर हम लोग अलाउद्दीन हुसैन शाह की, he is considered as founder of Hussain Shahi dynasty in Bengal, one of the greatest of all the sultans of Bengal. इसको माना जाता है. As under him, not only did Bengal frontiers expanded, but he also brought a cultural renaissance in Bengal. और बंगाली लैंग्वेज इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुई इसके टाइम पर. इसने कामरूप, कमाटा, जजनगर एंड उड़ीसा के ऊपर कब्जा करा था. एंड ही एक्सटेंडेड द सल्तनत ऑल द वे टू द पोर्ट ऑफ चित्तागोंग, जहाँ पर चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं आज के समय पे वो बांग्लादेश में है, विच विटनेस द अराइवल ऑफ द फर्स्ट पोर्चुगीज मर्चेंट्स. काफ़ी एफिशिएंट, लिबरल और लिबरल रूलर था. एंड ही गिव हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टू हिंदूज एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, इसका जो वजीर था, इसके जो चीफ फिजिशियन जो था, चीफ बॉडीगार्ड एंड मास्टर ऑफ मिंट, दे वर ऑल टैलेंटेड हिंदूज. मतलब जो सिक्के जो छापते थे, मास्टर ऑफ मिंट उसको कहा जा रहा है, जो सिक्कों को मिंट करता था. ही ऑल्सो पेड ग्रेट रिस्पेक्ट टू द वैष्णवाइट सेंट चैतन्य महाप्रभु. इवन हिज प्राइवेट सेक्रेटरी सनातन वॉज अ सेलिब्रेटेड बाय वैष्णव एज फॉर हिज ब्रदर रूप. ये जो चैतन्य की बात हो रही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन 2018 में. क्रॉस चेक करता हूँ. यस, द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. डिस्कस. भक्ति सूफी मूवमेंट वाले के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इन सब रिलीजियस गुरुज के बारे में, तो आप टेंशन मत लो अभी, ठीक है. हाँ, इवन इज प्राइवेट सेक्रेटरी सनातन वॉज अ सेलिब्रेटेड पाइस वैष्णव एज वॉज हिज ब्रदर रूप. इसकी लड़ाई हो जाती है सिकंदर लोदी के साथ और शांति समझौता इसको करना पड़ता है. इसकी डेथ के टाइम पर 1518 सी में इसका जो बेटा था नसीब खान, वो गद्दी पर बैठता है अंडर द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन नरद शाह. नसीरुद्दीन नरद शाह. हम बात करेंगे नसीरुद्दीन नरद शाह की. ही मैरिड इब्राहिम लोदीज डॉटर और इसने अफगान लॉर्ड्स को शरण दी थी. जब बाबर इन्वेट करता है हिंदुस्तान को, ही रिमेन न्यूट्रल. बाद में नसरत शाह जो है, ही मेड अ ट्रीटी विद बाबर एंड सेव्ड बंगाल फ्रॉम मुगल इन्वेजन. इसको डर था, तो ही कंटिन्यूड हिज फादर्स एक्सपेंशन पॉलिसी. और ज्यादा टेरिटरीज इसने ऐड करी बंगाल सल्तनत में. बट आफ्टर 1526 में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ही हैड टू कंटेंट विद द मुगल एक्सीडेंसी. इसको सेटिस्फाई होना पड़ा उससे कि जो मुगल्स हैं वो राजगद्दी पर आकर बैठ गए हिंदुस्तान में. एंड ऑल्सो सफर्ड अ रिवर्सल एट द हैंड्स ऑफ अहोम किंगडम. और अहोम किंगडम कहां पर था? नॉर्थ ईस्ट, असम में. याद है यहां का रूलर जिसको मुगल टेरिटरीज कब्जा नहीं, मुगल आर्मी कब्जा नहीं कर पाई थी, लचित बोरफुकन, है ना. ही वॉज सक्सीडेड बाय सन अलाउद्दीन फिरोज शाह, जिसके कार्यकाल में बंगाल आर्मी जो है वो असम के अंदर एंटर करती है. कलाईबोर एक रीजन होता है, वहां तक पहुंचती है. बट ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज अंकल गियासुद्दीन महमूद शाह. 1533 टू 1538 सी. यहां पर जो रूलर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वो आएंगे नहीं. आपको करना चाहिए. अगर आप डेडिकेटेड वे में, अगर आप अपना सिलेक्शन चाह रहे हो, बार बार अपने जीवन के अहम साल वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, एक बार के लिए पूरी मेहनत करके जो भी नाम आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, बंगाली है, पर्शियन है, अरेबियन है, कुछ भी है, चाइनीज है, आप सारे के सारे वो नाम याद करो पूरी शिद्दत के साथ. आप मेहनत करो, यूपीएससी आपको पक्का फल देगा, ठीक है. और यूपीएससी याद रखना, बात बहुत स्ट्रांग है लेकिन सच्ची बात है. अब चाहे आप इसको मानो चाहे ना मानो, लक फैक्टर का एग्जाम नहीं होता यूपीएससी, बिल्कुल भी नहीं होता है. गियासुद्दीन महमूद शाह, he was the last sultan of the Hussain Shahi dynasty who ruled from सोनारगांव. काफी कमजोर था, प्लेजर लविंग, वही शराब, शबाब, मदिरा, नाच गाना, लड़कियां,
इन सब में डूबा रहता था। ये आपने देखा होगा ना, अक्सर जब भी सल्तनत खत्म होने वाली होती है, लास्ट रूलर इसी प्रकार का हो जाता है उसका रवैया, और उसके बाद सल्तनत खत्म हो जाती है। एंड ही वॉज अ इजी गोइंग रूलर हु अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस, ना ही इसके पास एक डिप्लोमेटिक नजरिया था, ना ही प्रैक्टिकल कोई अप्रोच थी टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो कि बंगाल को घेरी हुई थी उस टाइम पर। यहां पर बड़े सारे विद्रोह रेविलियन शुरू हो जाते हैं इसके कार्यकाल के टाइम पर, इंक्लूडिंग दोज बाय खुदा बख्श खान, हिज जर्नल एंड गवर्नर ऑफ द चित्तगोंग एरिया, एंड मकदम आलम द गवर्नर ऑफ हाजीपुर। इसके टाइम पर 1534 सी में पोर्चुगीज जो है हु हैड अर्लियर अराइव्ड इन चित्तगोंग वर कैप्चर्ड एंड सेंट टू गौर एज प्रिजनर्स ऑन चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर, बट इवन एट द पोजिशन ऑफ सुपरिटी ही रिकंसाइल्ड विद देम। उनको परमिट करा गया कि तुम फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लो अपनी चित्तगोंग में और हुगली नदी के आसपास। गियासुद्दीन और उसके जो पोर्चुगीज जो अलाइज थे, दे वर डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी एंड हिज अफगान्स इन 1538 सी, क्योंकि इसने काफी बार रिक्वेस्ट भेजी भी थी हुमायूं को, लेकिन हुमायूं खुद की उलझनों में इतना उलझा हुआ था कि इनकी दिक्कतों को सुन ही नहीं सका। हिज अपील्स टू द मुगल एम्परर हुमायूं वर अनआंसर्ड। बंगाल के ऊपर कब्जा होता है फाइनली शेरशाह सूरी का, हु एस्टैब्लिश द सुर एम्पायर। 1586 सी में अकबर ने बंगाल के ऊपर से कब्जा करा और उसको अपना एक सूबा, एक प्रोविंस बना लिया। मुगल अथॉरिटी जैसे ही यहां पर बंगाल के अंदर स्टैब्लिश होती है तो बंगाल कंसाइडेड विद द राइट्स ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल इट coincided with the rise of agrarian settlements in the forested and marshy areas of southeastern Bengal. कुछ जो ट्राइबल ग्रुप से वहां पर जो लोग रह रहे थे, जो पीजेंट कम्युनिटी थी, उनके साथ भी समझौता होता है मुगल एम्पायर्स का, मुगल एम्पायर का। लैंड रेवेन्यू क्योंकि मुगल एम्पायर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद विद द स्प्रेड ऑफ राइस कल्टिवेशन दिस एरिया बिकेम हेवीली पॉपुलेटेड विद द लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर folk एंड पीजेंट्स। मछली पकड़ने वाले, किसान, चावल की खेती करने वाले, ये सारे लोग यहां पर आकर बस गए थे और भीड़ भड़क्का बढ़ गया था इस रीजन में। मुगल्स जो है दे एस्टैब्लिश देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका, जहां पर ऑफिशियल्स और जो फंक्शनरीज थे उनको लैंड ग्रांट दिए गए और वो वहां पर आके सेटल होते हैं। हम बात करते हैं उसके बाद असम की। असम की जो हिस्ट्री है ये एक ऐसा इतिहास है जहां पर हमें आगमन देखने को मिलता है, कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है तिब्बतो बर्मन कल्चर का, सीनो तिब्बतन, इंडो आर्यंस का और ऑस्ट्रो एशियाटिक कल्चर्स का, एज वेल एज ईस्टर्न साइड से यहां पर लोग आए, वेस्ट साइड से, नॉर्थ इंडिया से, यानी कि कल्चर डाइवर्सिटी यहां पर हमें देखने को मिलती है। इट इज नोटवर्दी दैट ऑल्दो इन्वेडेड ओवर द सेंचुरीज इट वॉज नेवर अ वेसल नॉर अ कॉलोनी टू एन एक्सटर्नल पावर until the Burmese in 1821 C and subsequently the British in 1826 C after the famous treaty of Yandabo। याद है, हमने पढ़ा था अभी स्टडी IQ की बुक में, इनके बीच में लड़ाई थी बर्मा और ब्रिटिशर्स के बीच में, उससे पहले इस रीजन के ऊपर कब्जा नहीं करा गया। याद है ना, ये वेस्टर्न साइड इन्वेट करना चाह रहे थे म्यांमार वाले, तो वो असम के अंदर घुसते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खदेड़ के उनको फेंकना चाह रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे यहां पर टी कल्टीवेशन, टी फार्मिंग सफर ना करे बिल्कुल भी। याद है ट्रीटी ऑफ यानदाबो? उसको रिवाइज कर लेना आज, ठीक है। असम की जो हिस्ट्री है ये हमें मल्टीपल सोर्सेज से देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल प्रोटो हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फोकलोर एपिक्स लाइक महाभारत और दो मेडिवल टेक्स्ट विच वर कंपाइल्ड इन द असम रीजन, कलिका पुराण एंड योगिनी तंत्र। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें विद रिगार्ड टू असम हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ एंशिएंट असम इट बिगिंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पुष्यवर्मन की बर्मन डायनेस्टी 4th सेंचुरी में इन द कामरूप किंगडम, जिसमें हमें कामरूप इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है ऑन रॉक कॉपर प्लेट्स, क्ले, रॉयल ग्रांट्स एक्सेट्रा। हमें समुद्रगुप्त के अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में
प्रयाग प्रशस्ति में भी कामरूप के बारे में जिक्र देखने को मिलता है असम के बारे में। मध्यकालीन भारत की बात करें तो बुरंजीस क्रॉनिकल्स रिटन इन द अहोम, असम में जो लिखी गई ये वॉल्यूम्स थी, इसलिए इसको बुरंजीस कहा जाता है। वैसे एक सिंगल होती है बुरंजी। एंड द असामीज लैंग्वेजेस बाय द अहोम किंग्स, इससे भी हमें असम की हिस्ट्री देखने को मिलती है मध्यकालीन भारत के टाइम पर। मोहम्मद बिन बख्तियार, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई डाउट है? मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के टाइम पर 1207 सी में, एज मेंशन्ड इन द कनई बोरोक्सी बुआ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो मुस्लिम रूलर से बंगाल के, मतलब ये एक रॉक इंस्क्रिप्शन का नाम है, बोरोक्सी बुआ, कनई बोरोक्सी बुआ इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन। मुस्लिम रूलर्स जो थे बंगाल के, दे ट्राइड टू ब्रिंग द ब्रह्मपुत्र वैली इन द मॉडर्न असम अंडर देयर कंट्रोल, अंडर द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। बट इनको यहां पर शिकस्त सैनी बड़ी हार की प्राप्ति हुई इनको in this region which was little known to them. There were two warring groups in the North Bengal and Assam. Kamath, also known as Kamrup in the west, and Ahom kingdom in the east. इनके बीच में लड़ाई यहां पर चलती रहती थी। अहोम जो थे, they were Mongoloid tribe from the North Burma who had succeeded in establishing a powerful kingdom in the 13th century. और ये आगे चलकर हिंदू डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गए थे। जो असम है ये नाम यहीं से आता है, इनके मंगोलाइट ट्राइब वाले इसकी चीज से, अहोम से। इलियास शाह ने कमत रीजन को इन्वेड करा था, गुवाहाटी तक ये पहुंच पाया था, लेकिन उस एरिया को पकड़ के नहीं रख सका, कंसोलिडेट नहीं कर सका। एंड द रिवर काराटोआ, इट वॉज एक्सेप्टेड एज द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द बंगाल। बाद में जो कमात रीजन्स के जो रूलर्स थे, दे वर ग्रेजुअली एबल टू रिकवर मेनी एरियाज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द काराटोया रिवर। अहोम्स के साथ भी इनकी लड़ाई होती है। तो हैविंग मेड बोथ देयर नेबर्स इनटू एनिमीज, कमात रूलर जो थे, दे सील्ड देयर डूम एज अलाउद्दीन हुसैन शाह विद द एड ऑफ अहोम्स। इन्होंने कमात रीजन को अटैक करा एंड डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ कमातपुर नियर मॉडर्न रीजन कूच बिहार। And they annexed the kingdom to Bengal, appointing one of his son as governor of the area. इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल है और बहुत ही ज़्यादा सब लोकलाइज रूलर्स हैं ये, कोई प्रोमिनेंट रूलर नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी बस आप इतना समझ जाओ इसमें, यहाँ पर अहोम राजाओं की और कमात रीजन के जो राजा हैं उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है कि कौन अपना अड्डा जमा कर बैठेगा असम में, असम किंगडम में। However, attack by Alauddin's son Nurshah Shah later, it was repulsed with considerable losses to them। यानी कि देख रहे हो, जो भी कोई ये सोच रहा है कि हम असम के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। और ड्यूरिंग दिस टाइम ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली जो थी, इट वॉज अंडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अहोम रूलर्स, सुहुंग मुंग फ्रॉम 1497 टू 1539 सी। ये पहला ऐसा अहोम राजा था टू अडॉप्ट अ हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण, इंडिकेटिंग रैपिड हिंदुनाइजेशन ऑफ द अहोम्स एज वेल एज अ मूव टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव पॉलिटी। मतलब हिंदू राजा बनने की तरफ ही जा रहे हैं और हिंदुज्म यहाँ पर एज अ कोर रिलीजन को इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर। द अहोम किंग्स thus came to be known as स्वर्गदेव, हेवन लॉर्ड। इस पर्सन को, जिसको हम लोग कह रहे हैं सुहुंग मुंग, जिसने टाइटल अडॉप्ट करा स्वर्ग नारायण, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहिंगिया राजा, एज ही मेड बकत ऑन द दिहिंग रिवर हिज कैपिटल। बकत रीजन को इसने कैपिटल बना लिया। ही नॉट ओनली रिपल्स द मुस्लिम अटैक, बट इसने अपनी किंगडम को एक्सटेंड भी करा इन ऑल द डायरेक्शंस। द वैष्णवाइट रिफॉर्मर शंकर देव बिलोंग टू दिस टाइम एंड ही स्प्रेड वैष्णविज्म इन दिस एरिया। और हिंदू देवी देवताओं की पूजा असम में काफी ज्यादा होती है, पता होगी आपको ये वाली बात। ओडिशा,
गंगा रूलर जो उड़ीसा के जो थे, दे वर सक्सीडेड बाय हिंदू गजापति रूलर्स। याद है ना, अभी हम जैसे पढ़ रहे थे विजयनगर एम्पायर की जो कंटेम्प्रेरी थे, फ्रॉम 1435 टू 1541 सी, मध्यकालीन भारत के टाइम पर, हु रूल्ड ओवर कलिंगा, प्रेजेंट डे ओडिशा, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, एंड द ईस्टर्न द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड झारखंड एज वेल। गजापति का मतलब होता है अ किंग विद एन आर्मी ऑफ एलिफेंट्स। गजापति डायनेस्टी जो है, इसको एस्टैब्लिश करा गया था कपिलेंद्र देव के द्वारा 1435 सी में, जब लास्ट ईस्टर्न गंगा किंग भानुदेव 4 ये ध्वस्त हो गया था इसका एम्पायर। गंगा डायनेस्टी ध्वस्त हो गई थी अंडर भानुदेव 4। गजापति डायनेस्टी जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज सूर्यवंशी डायनेस्टी। सूर्यवंशी गजापति जो थे ओडिशा के अंदर, द सूर्यवंशी गजापति's period in the Odisha, it was marked by the popularity of भक्ति मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा 2018 में। Who arrived in the empire at the time of King Pratap and stayed there for 18 years long at Puri, and by the construction of Jagannath temples across the length and breadth of the empire। गजापति रूलर जो थे, ये अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे इन द साउथ टुवर्ड्स कर्नाटका, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई भी होती है विजयनगर एम्पायर वालों के साथ, इसके अलावा रेड्डीज के साथ, और अगर विजयनगर एम्पायर तक पहुंचे तो रास्ते में बहमानी सुल्तान भी मिलेंगे। लेकिन 16वीं सेंचुरी तक आते आते गजापति रूलर जो थे, दे लॉस्ट ग्रेट पोर्शंस ऑफ देयर southern dominion to the Vijayanagar and Golconda, and even the Gajapatis were dislodged by the Bhoi dynasty। इस डायनेस्टी ने ओवरटेक कर लिया था उड़ीसा में गजापति रूलर्स को। हम बात करते हैं कपिलेंद्र देव की। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गजापति डायनेस्टी। इसके टाइम पर, कपिलेंद्र देव के टाइम पर, हिज किंगडम एक्सपेंडेड फ्रॉम गंगा इन द नॉर्थ टू एज फार एज बिदार इन द साउथ। 1450 में इसने अपने सबसे बड़े बेटे को, जिसका नाम था हम्बीर देव, इसको गद्दी पर बैठाया, गद्दी पर नहीं बैठाया, सॉरी, गवर्नर बनाया राजामुंद्री रीजन का और कोंडाविडू रीजन का। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड हम्बीरा, अपने बेटे को, टू कॉन्कर विजयनगर एंड बहमानी सल्तनत। विजयनगर कैपिटल हम्पी के ऊपर तो इसने आसानी से कब्जा कर लिया था, इसने कैप्चर कर लिया था। एंड ही फोर्स द वीक रूलर मल्लिकार्जुन राय टू पे एरिया टैक्सेस। रायास जो थे ना विजयनगर एम्पायर के, इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन राया। 1460 सी में हम्बीर देव का जो कमांडर था तमाबूपाल, ही कॉन्कर्ड द सदर्न स्टेट्स ऑफ उदयगिरी, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट एंड चंद्रगिरी। श्रीरंगम टेम्पल जो है त्रिशनापल्ली के पास, वहां की जो रॉक एडिट्स हैं, हमें उनसे पता लगता है कि हम्बीर देव जो है, ही कैप्चर्ड द रीजन एज फार एज त्रिशनापल्ली, तंजौर एंड आरकोट इन द साउथ इन 1464 सी, और इसे टाइटल एक अज्यूम करा था ऑफ दक्षिण कपिलेश्वर का। कपिलेंद्र देव जो था, ही पैट्रोनाइज वैष्णविज्म। जगन्नाथ टेम्पल को इसने एक्सपेंड करा था और बड़ा बनवाया था पुरी के अंदर उड़ीसा में। एंड ही कंस्ट्रक्टेड द शैवाई टेम्पल ऑल्सो ऑफ कपिलेश्वर इन भुवनेश्वर। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ वैदिक कल्चर, और इसने एक संस्कृत प्ले भी लिखा था नोन एज परशुराम विजया। इसके कार्यकाल के टाइम पर उड़िया लैंग्वेज जो है, इट वॉज ऑफिशियली यूज एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, एंड द फेमस उड़िया पोएट सरल दास, ही रोड उड़िया महाभारत। अलग अलग रीजन की महाभारत होती है ना, जैसे रामायण भी आपने देखी थी, तेलुगु रामायण, तमिल रामायण, महाभारत, ऐसे उड़िया महाभारत यहां पर लिखी गई। ठीक है, ये 2014 का यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। रिसेंटली मतलब उस टाइम पर करंट अफेयर ये था। ठीक है, उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असामीज। इसका आंसर था उड़िया।
ठीक है। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे, मतलब वैसे तो करंट अफेयर की नॉलेज इस्तेमाल होगी, लेकिन जब आप मेरे साथ नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे और मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, कुछ 10 या 13 कंडीशंस हैं कि किसी भी एक लैंग्वेज को, भाषा को हमारे देश में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब मिलता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करा जाता है। आप बताओ कौन सा शेड्यूल? एट शेड्यूल के अंदर उसको जगह कब मिलती है, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, 10 से 13 कंडीशंस होती हैं। इतना इतना उसका टेक्स्ट होना चाहिए, 1,000 साल पुराना होना चाहिए, नंबर ऑफ स्पीकर होने चाहिए, ठीक है, उसके सफिशिएंट पॉपुलेशन हो, वो प्रूफ हो कि डिक्लाइन हो रहा हो, वो कल्चर इस लैंग्वेज की वजह से मिट रहा हो, ऐसी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। और वो रिपीट करके यूपीएससी में दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऐसे बसे होने चाहिए आपके बिल्कुल नजरों में। अब जैसे मुझे पता था ये 13 या 14 का क्वेश्चन अभी नहीं मिल रहा था, जैसे गूगल पे मैंने 13 डाल के देखा, 14 डाल के देखा तो वो आ गया, ठीक है। उससे रिपीट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आगे। क्या? हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको इनकॉर्पोरेट करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। मतलब नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर की बुक से, मतलब मैं आपको क्लासिकल लैंग्वेज और उसका रिकॉग्निशन के, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कुछ स्टेटस बताऊंगा। हाँ मतलब गलती से मैंने बोल दिया वही शेड्यूल वाली बात, लेकिन उसमें ना आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में, जो नितिन सिंघानिया की बुक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हुए चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी लैंग्वेज को भारत की सरकार जब प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसकी 10 से 13 कंडीशंस बनती है। ऐसी थोड़ी ना कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे कि हमारी 5 वर्ड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करो, इनको मान्यता दो, इनको इनकॉर्पोरेट करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्जा दो। ऐसा नहीं करती है। तो उस टाइम पर ना एक कंट्रोवर्सी चली थी। अब कंट्रोवर्सी चली थी तो 2013 की एंड की बात है, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने ऐसा विजन आईएएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो एनालिसिस करी गई थी टीचर्स के द्वारा, वहाँ पर मैंने सुना इस डिस्कशन को उनके यूट्यूब चैनल से। तब उन्होंने बोला था कि ये उस टाइम पर ये करंट अफेयर चल रहा था, इशू चल रहा था उड़िया लैंग्वेज वाला। द हिंदू में कवरेज हुई थी इसकी, जो न्यूज़पेपर है द हिंदू में, और इसके यूपीएससी ने पूछ लिया था। उस टाइम पर इतने सिंपल क्वेश्चन आते थे। करंट अफेयर की मैगजीन भी आ, ये एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये 2012 में यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता है, तो जो एक करंट अफेयर की जो मैगजीन जो थी, जब ये आना शुरू हुई, एंड विजन आईएएस वाज द फर्स्ट अमंग्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो जिसने ये मैगजीन आना शुरू करी। अब ये जनवरी 2015 की जैसे मैगजीन है, ठीक है। आप इसकी पेज की लेंथ देखो, 77 पेजेस है, लेकिन इसके करंट अफेयर को ये देखोगे आप, फैक्चुअल है, छोटे छोटे करंट अफेयर, बस ये इतने इतने। सीबीआई, एनजीओ, स्मार्ट कार्ड, एनआरआई वोटिंग, मतलब वो जानते थे कि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से जो है वो पूछी जाएंगी। बहुत छोटे छोटे जो है वो करंट अफेयर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते थे। छोटे छोटे टॉपिक, बहुत हल्के हल्के टॉपिक। और अब देखो 130 30 40 40 पेजों की हमारी मैगजीन्स होती हैं। पुरुषोत्तम देव, आफ्टर द डेथ ऑफ कपिलेंद्र देव, एक सक्सेशन वॉर जो था, इट स्टार्टेड अमंग हिज सन्स, एंड पुरुषोत्तम देव सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द थ्रोन इन 1484 सी by defeating Hamveer Dev. But during this period, significant southern parts of the empire were lost to Saluva Narasimhan, the ruler of Vijayanagar. याद है सलुवा डायनेस्टी? कृष्णदेव राय कहां से था अगेन? टुलुवा. By the time of his death, he managed to recover some of the territories. प्रताप रुद्रदेव, ये बेटा था पुरुषोत्तम देव का, जिसके कार्यकाल में अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का जो था, अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल अटैक ट्वाइस, 2 बार इसने अटैक करा था। जब दूसरी कैंपेन जो हुई थी 1508 सी में, बंगाल आर्मी मार्च अप टू पुरी। 1512 में कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर का रूलर, ही इन्वेडेड कलिंग एंड डिफीटेड द फोर्स ऑफ गजापति किंगडम। एंड 1522 में कुली कुतुब शाह गोलकंडा, ही आउटस्टेड ओडिया आर्मी फ्रॉम द कृष्ण गोदावरी ट्रैक्ट. Pratap Rudra was highly influenced by the works of Chaitanya Mahaprabhu, and he gave up the military tradition as he retired himself into the life of an ascetic living, leaving the future of the empire as uncertain. छोड़ के चला गया सब कुछ। और ऐसे ही मौर्यन एम्पायर के टाइम पर किसने करा था सब कुछ?
चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके कहने पर? भद्रभाव। कहां पर ले गया था? श्रवण बिल्कुल। ये क्या होता है? ये क्या होता है मयूर? थप्पड़ मारना सर अपने आप के, गोला करके कुछ होता है मेरे साथ ऐसी बात है। तो लेटर इन 1541 सी, प्रताप रुद्रदेव का जो मिनिस्टर था गोविंद विद्याधर, ही रेबेल्ड अगेंस्ट हिज वीर सक्सेसर एंड आफ्टर मर्डरिंग द टू सन्स ऑफ प्रताप रुद्रदेव ही एस्टैब्लिश्ड द भोई डायनेस्टी। भोई डायनेस्टी छोटे कार्यकाल में एस्टैब्लिश हुई डायनेस्टी थी एंड इस टाइम पीरियड पर किंगडम केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग किंगडम्स और सिविल वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, आपसी तनबन वगैरह सब कुछ, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट्स, छोटे छोटे बैटल्स। लेटर हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एज मुकुंद देव, जो कि एक मिनिस्टर था भोई डायनेस्टी का, ये गद्दी पर बैठता है 1559 सी में। इसके बाद तख्ता पलट यहाँ पर हो जाता है इन अ ब्लडी कूप आफ्टर असैसिनेटिंग द लास्ट टू भोई किंग्स एंड डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ द रूलर ऑफ ओडिशा। मुकुंद देव जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ओडिशा। इसके बाद रीजन पूरे का पूरे डिक्लाइन होने लग गया था। इन 1568 सी ओडिशा केम अंडर द कंट्रोल ऑफ सुलेमान खान कर्रानी ऑफ कर्रानी डायनेस्टी, हु वाज द रूलर ऑफ सल्तनत ऑफ बंगाल। और 1568 में ये जो टाइम था, इट इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एज ओडिशा नेवर इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम अगेन। और बाद में तो फिर आप जानते ही हो, मुगल एम्पायर का आना, अकबर वगैरह का आना, फिर तो किसी का डंका बज ही नहीं सकता था हिंदुस्तान में। अकबर बस असम तक नहीं जा पाया था उसकी फोर्सेस, या फिर अकबर को छोड़ो, अगर पूरे मुगल एम्पायर की आप बात करो, लेकिन ये बंगाल वगैरह, उड़ीसा वगैरह, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो चैप्टर हमने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपना कवर करा। यहाँ पर अगेन पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी चैप्टर में। इस चैप्टर का 50% पोर्शन अप टू विजयनगर एम्पायर काफ़ी ज़्यादा सही था, लेकिन बाद में मुस्लिम रूलर्स ने आपको भर भर के सताया होगा। वो चीज़ सिर्फ एक ही टैक्टिक एंड ट्रिक से ठीक हो सकती है, आपकी इंटेंस रिवीजन और इन सारे रूलर्स को वीकेंड पर लिख लिख कर याद करना, पढ़ना, और उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको काफ़ी दूर तक लेकर जाएगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 12 पूनम दलाल दहिया की बुक से कंप्लीट हुआ, प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मिडिवल इंडिया। अगला चैप्टर हमारा बहुत धुरंधर चैप्टर है इस बुक से, जो कि है मुगल एम्पायर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।